नमस्कार, मैं नूरैन हूँ और आप राजनीति लाइव का उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ हॉस्टलर जो बच्चे हैं वो हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में ये लोग रहते हैं। ये बिजनौर है डिस्ट्रिक्ट और गांव है तैमूरपुर दीपा। ये हॉस्टल समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होता है, जो मायावती के द्वारा 2010 और 11 में बना। इसमें जो बच्चे रहते हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और कोई बीटेक से है, कोई पॉलिटेक्निक है, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। तो उनसे ये पूछेंगे, जिस तरीके से सरकार अपने वादे करती है कि 3.5 लाख नौकरियाँ, 3.5 करोड़ नौकरियाँ, इतने सारे जो आंकड़े वो देती है, उसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक वो धरातल पर मौजूद है। तो उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। योगी सरकार में कितनी ऐसी सरकारी नौकरियां निकली और उन नौकरियों में आपके हॉस्टल से या आपके जान पहचान के जो छात्र हैं, जो आपके साथ या आपके दोस्त यार हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए सरकारी नौकरी मिली हो उसे? उसमें ये है, देखो, जब ये सभी स्टूडेंट को लेकर मैं जानता हूँ कि इस सरकार में जो सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है वो स्टूडेंट का हो रहा है। ना तो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, ना जो जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो कंप्लीट की जा रही हैं। किसी भी माध्यम के जरूर वो वैकेंसी रोकी जा रही है। अब देखेगा यहाँ पे हमारे मॉल्स खुल गए हैं, पूरा ये हमारा मार्केट खुल गया है, बताइए, और सब क्लब वगैरह सब कुछ खुले हैं। लेकिन क्या यही है कि कॉलेजेस नहीं खुल सकते? बताइए। मैं यही पूछना चाहूँगा कि कॉलेजेस क्यों नहीं खुल रहे, स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है यहाँ, ये बताइए। मेरा सवाल ये था कि क्या जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है, उन आंकड़ों में क्या आपके दोस्त यार या आपके सहपाठी शामिल हुए? उन आंकड़ों में मुझे तो ऐसा है कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहपाठी या मेरा दोस्त उस जल्दी से आंकड़ों में कोई शामिल नहीं हुआ है इस सरकार में। और जहाँ तक है कि लगभग इस सरकार में लगभग जो स्टूडेंट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनका सभी का शोषण हो रहा है। और उनके जो थ्रू जितने विद्यार्थी हैं, कॉलेज वगैरह सब कुछ, उनकी जो स्टूडेंट की जो एजुकेशनल लाइफ है वो बिल्कुल तबाह की जा रही है पूरी तरह से। अच्छा, आप लोग घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या महंगाई जब इतने चरम पे है तो आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं, या महंगाई को किस नज़रिए से देखते हैं? महंगाई से अगर देखा जाए तो पिछले सरकार के अकॉर्डिंग इस बार सबसे ज़्यादा महंगाई है। और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मजदूर, जो हमारे मजदूर भाई हैं या गांव में रहते हैं, गांव में रिलेटिव रहते हैं, और दूर दूर से बच्चे मतलब यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हैं। तो एक तरीके से कॉलेज भी नहीं खोल रहे, बच्चे पैसे लगा के आते हैं, और हमारे जो हॉस्टल है ये भी नहीं मतलब खोल रहे। पहली बात तो ये है कि ये सरकार में, पिछली सरकार के अकॉर्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इस सरकार में। गांव के क्षेत्र में कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब्जी को ले लो या कोई गन्ना, मतलब या इस तरीके से किसानों के लिए भी कोई ऐसा मतलब प्रावधान नहीं किया कि मतलब गांव का आदमी डेवलप हो सके या उसे मतलब रोजगार मिल सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसान हो या कोई मजदूर हो। मजदूर आदमी पहले क्या था कि पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी मतलब एक प्याज की वजह से, मतलब प्याज उन्होंने महंगाई कर दी थी और सरकार गिर गई थी। और आज के टाइम में इस सरकार में एक ऐसी चीज़ कोई सी भी नहीं है जो सस्ती हो सके। एजुकेशन की अगर तुम किताब, छोटी से छोटी किताब भी लोगे ना, तो वो भी 20 रुपये, 50 रुपये और 80 रुपये, जो उस टाइम पर 5 रुपये 10 रुपये की मिलती थी। आज 10 रुपये का रजिस्टर इतना बड़ा मिलता है कि छोटा कक्षा एक का बच्चा एक दिन में लिख देगा, इतना बड़ा 10 रुपये का रजिस्टर मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट को प्रताड़ित या मतलब पिछाड़ने के लिए ये हो रहे हैं। या मतलब सरकार ये स्टूडेंट के लिए इतना भी नहीं सोच रही कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उनके लिए कुछ करें, कुछ वैकेंसियाँ निकालें। वैकेंसी भी इस बार कांस्टेबल की वैकेंसी पूरी हुई है, इसके बाद जितनी भी वैकेंसी ली जाती, किसी कारणवश यह सरकार अपने आप ही उन्हें निकाल देती है, बच्चों से फार्म भी भरवा लेती है और उसमें हर एक वैकेंसी में पैसे रख रही है। चाहे वो, अब पहले तो 80 बच्चों के लिए पैसे, मतलब पैसे भी नहीं पैसे नहीं होते थे उसमें भरने के लिए, तो मतलब उनके थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसी कोई सी वैकेंसी नहीं है जिसमें उसे रिजर्वेशन मिला हो, सब में उनके लिए पैसे रख रही है। अब गरीब आदमी कहाँ से भर जाएगा? पुलिस की वैकेंसी में कम से कम 450 रुपये रखे थे, अब ओबीसी की वैकेंसी में भी 450 या 500 रुपये, इतना अंतर है। अब गरीब आदमी कहाँ से भर जाएगा? ये कांस्टेबल की वैकेंसी ही पूरी करी है, इस साल कोई भी वैकेंसी इन्होंने पूरी नहीं करी इस सरकार में। 5 साल हो गए, अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं, अब दोबारा चुनाव
पता नहीं किसी आधार पर, ये तो पब्लिक के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर होगा। जो भी नए हमारे युवाएं हैं वो इस सरकार को देखेगी, पिछली सरकार को देखेगी, आने वाले भविष्य के अपने जो हमारे छोटे भाई हैं उनके बारे में देखेगी कि ये सरकार ठीक है या नहीं। अच्छा ठीक है, अखिलेश सरकार और योगी सरकार की अगर तुलना करें तो स्टूडेंट्स के लिए कौन बेहतर रहा है? इसमें अखिलेश सरकार की मतलब बेहतर रहा है। ऐसा 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 क्यों कह रहे हैं आप, मतलब क्या? मतलब इसलिए जैसा पिछली बार ग्रेजुएशन में भी अगर बच्चा इंटर करके अगर उसमें जाता था तो उनको लैपटॉप भी बांटे गए थे, यानी कि शिक्षा से संबंधित उन्हें कुछ ना कुछ सामग्रियां दी गई थी, या मतलब मजदूर आदमी थे तो उन्हें साइकिलें भी बांटी गई थी। अब इस सरकार में बताओ किसी ने क्या बांटा है? कुछ भी नहीं दिया। स्टूडेंट को तो कुछ किया ही नहीं, स्टूडेंट के लिए बस कॉलेज में फीस और बढ़ा दी है बच्चों की, इतना तो किया है सरकार ने। अच्छा ठीक है, आप ज़रा बताइएगा कि कब आप आए यहाँ पे पढ़ने? हम 2018 में। 18 में आए। हाँ। ठीक है, तो 18 से अब तक का सफ़र इस सरकार में आपका कैसा रहा, बाहर के जीवन में? देखिए, इस सरकार में अगर बात करें तो 2018 से जो मेरा सफ़र है स्टडी का, देखिए पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचता था, लेकिन इस सरकार ने मतलब इस तरीके से तोड़ दिया ना, हमारे मनोबल को इस तरीके से डाउन कर दिया कि अब बहुत कम ऐसा लगता है कि हाँ हम मेहनत करें। मेहनत करने के पक्ष से हम बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें जो है ना कोई चीज़ सोचने के लिए, करने के लिए पहले अपना बैकग्राउंड देखना पड़ता है, आर्थिक सपोर्ट देखना पड़ता है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके बाद अब मैं जिस पर्पज़ से आया था हूँ, अब जैसे ही ये डिप्लोमा मेरा पूरा होगा, इलाहाबाद के लिए जाऊँगा मैं तैयारी के लिए। तो पहले क्या था कि जेई की अगर बात करें, हम एसएससी जेई की बात कर लें, सेंट्रल की बात कर लें, तो उसमें अब मान लीजिए जेई का पेपर देना था, प्री और मेंस, उसके बाद क्वालिफाई। लेकिन अब क्या है कि एनआरसीटी लागू हुआ, ठीक है। पहले तो वैकेंसी जो मतलब पहले की अपेक्षा देखिए इस गवर्नमेंट को मतलब बता रही है, देखिए यूपी गवर्नमेंट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूपी इस सरकार में ऐसी बन गई है कि वो रोजगार दे नहीं बल्कि मतलब ले नहीं बल्कि रोजगार दे रही है औरों को भी। लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि सब बताया जा रहा है कि रोजगार दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार दे रही। हम खुद वो तो दावा कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दे दी हमने। दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ लाखों के करोड़ों के आंकड़े हाँ। बता रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि मतलब जो मिलना चाहिए रोजगार उनके अनुसार जो है ये है कि रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार छीन गए हैं। रोजगार देंगे कहाँ वो? रोजगार मतलब ये कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हमारे यूपी ऐसी हो गई है जो रोजगार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार और जितने थे लगभग खत्म कर दिए गए। हाँ, और इसलिए जो है कि हम गवर्नमेंट के तरफ अब कुछ अलग भी करें। देखिए अब एक मैं पेपर देख रहा था, उसमें दिया था कि एक मुर्दा घर के लिए जो है 6 वैकेंसी थी। 6 वैकेंसी में 8000 जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 8000 कोलकाता वाली बात कर रहे हैं। हाँ, 8000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उसमें से 800 पुरुष और 84 महिला चुनी गई थी। उस वैकेंसी के लिए 800 महिला और 84 चुने गए थे, जिसमें से कुछ ग्रेजुएट, कुछ इंजीनियरिंग और कुछ मतलब इतने हाई लेवल के एजुकेटेड बंदे थे। जो अब सोचिए कि मतलब कैसी स्थिति आ गई है इस सरकार में कि मुर्दा घर के लिए भेजे, जिसमें 6 वैकेंसी है, उसके लिए 8000 अप्लाई कर रही है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि बेरोजगारी किस हद तक चली गई है, किस हद तक है बेरोजगारी। क्या कहेंगे आप इस सरकार को? सहमत है आप सरकार के सपोर्ट में है या इनकी बातों से सहमत है? सर मैं इन्हीं की बातों से सहमत हूँ जिन्होंने मुझसे पहले कुछ बोला है। सरकार की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से एक इनकी बातें बहुत गलत लगी मुझे। जैसे यूपी बोर्ड की बात करूँ मैं, यूपी बोर्ड में क्या हुआ इस बार, जो फर्स्ट ईयर है और हाई स्कूल है उसके आधार पर पेपर में नंबर दे दिए इन्होंने। लेकिन जो बंदे हैं ना मेहनत करने वाले, उन मेहनत करने वाले बंदों के अगर आज नंबर देखेंगे तो 52%, 53%, इतने परसेंट उनके नंबर रहे हैं इस बार। और मैं इससे आगे कुछ बोलने नहीं जा रहा। हाँ। परसेंटेज पे अगर कोई वैकेंसी निकलने लगे तो जाहिर सी बात है, जो कोरोना टाइम में जो बच्चे पास हुए हाई स्कूल इंटर में, तो मतलब जाहिर सी बात है मतलब वैकेंसी में क्या ना मेरिट में कभी फंसेंगे ही नहीं, तो क्या उनका भविष्य बेकार हो जाएगा? बताओ ये मतलब कौन सा तरीका है? या तो तुम मतलब कोई एग्जाम कराते हैं, अब देखो बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, ये भी तो हो ही रहे हैं। क्या कॉलेज में मतलब हाई स्कूल इंटर वालों के एग्जाम नहीं हो सकते थे भाई? ये तो मेन मानी जाती है, बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है यूपी सरकार में। अच्छा ठीक है। जो है ना कि जब देखिए हम अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए क्या है कि कोविड काल चल रहा है, कोविड है। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें, अभी देखिए पिछले मतलब बिहार का चुनाव हुआ,
उसमें जो है कि उधर चुनाव चल रहा था, इधर कोविड के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे, कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हम क्या है, देखिए मैं पहले ही बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें जो आर्थिक सपोर्ट मिलता है बहुत कम मिलता है, बहुत उसके लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। हमें अब देखिए कम से कम पिछले कई महीनों से हमारे पेपर पोस्टपोन किए जा रहे हैं। हम जो है अभी चलिए हमारे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के हॉस्टल में है, लेकिन जो हमारे और भी दोस्त हैं जो अदर कास्ट के हैं, वो यहाँ आए थे पेपर देने के लिए, लेकिन जैसे जैसे पोस्टपोन होती गई ना तो उनके किराए बढ़ते गए। जैसे रूम के किराए, अब वो यहाँ रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पेपर देने के लिए, लेकिन जब ये देख रहे थे फिर पेपर पोस्टपोन हो गया, फिर पेपर पोस्टपोन हो गया, इसलिए उनके किराए बढ़ रहे थे, इसलिए वो सभी के सभी लगभग घर जा चुके हैं। तो अब बताइए, घर का माहौल हमारे थोड़ा वैसा है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, यहाँ उससे बेटर कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति चल रही है, पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं, तो हम किस स्थिति में कैसे पढ़ें। अगर मैं हॉस्टल की समस्या के बारे में बात करूं तो हॉस्टल की समस्याएं इतनी है कि देखिए, पहले तो यहाँ पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि पानी ऊपर जाए, लैट्रिन बाथरूम सब भरा पड़ा, सब एक एक सीट चल रही है। हालांकि यहाँ 54 विद्यार्थी रहते हैं, 17 रूम है, 17 रूम वाइज में 3 लड़के रखे जाते हैं, लेकिन ये हॉस्टल में बस एक ऊपर की लैट्रिन चल रही है और एक नीचे की चल रही है, हालांकि सब बाकी सब भरे पड़े हैं। और उसके बाद लाइन की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, कभी भी कट जाती है, कभी रहेगी 2-2 3-3, थोड़ा बारिश भी हो गई, हल्का हवा चल गया, फिर लाइन कट जाती है। तो यहाँ हम मतलब खुद से अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ मेहनत कितना करें, कितना अब हॉस्टल के लिए हम कितना मेंटेन रखें। देखिए सफाई के लिए बाहर आते हैं नगर निगम के, बाहर से ही चले जाते हैं, सफाई हम खुद मेंटेन करते हैं, अपने अनुसार जितना हो सके हम करते हैं। लेकिन हॉस्टल में सफाई के लिए किसी को रखा नहीं है, सरकार द्वारा किसी को नियुक्त नहीं किया गया? किसी को नियुक्त किया है नहीं किया ये इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम 3 साल से रह रहे हैं, अभी तक एक भी दिन तो कोई आया नहीं। सारी सफाई हमें करनी पड़ती है, सभी हमारे सीनियर है, हम जूनियर सभी सफाई हम करते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, पढ़ नहीं पाते बच्चे। अब मजदूर हमारे मॉम डैडी बड़ी फैमिली तो हमारी है नहीं कि हम भरपूर खर्चा दे देगी, उसमें हम रात को दिन में कॉलेज जाते हैं, 10 से 5 कॉलेज रहता है हमारा, और आके फिर सुबह शाम खाना ही बनाना होता है, रात को पढ़ते हैं, रात को लाइट ही नहीं आती है, कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। यहाँ से 100 मीटर दूर ही सिटी की लाइट है, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, सिटी लाइट हो सकती है ना, सब कुछ आसान तो कुछ है नहीं है दुनिया। आपके हॉस्टल के बाद फिर आपके आस पड़ोस में भी जो लोग रहते हैं उनको भी तकलीफ होती है लाइट की वजह से? सर होती होगी, लेकिन हमें तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम घर से आपको भी होती है, अब लाइट नहीं है तो सबको होगी ना। हम घर से तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार दावा करती है, वादा करती है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी, कि बिजली अब बहुत ज़्यादा हो गई उत्तर प्रदेश में, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आने लगी, हर घर पहुंच गई, तो वो चीज़ें कहाँ तक है, धरातल पे कैसे देखते हैं आप लोग? वैकेंसी की बात ऐसी 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई थी। मैं लाइट की भी बात कर रहा हूँ, वैकेंसी पे जाता हूँ। लाइट मतलब लाइट के लिए ये कह रहा हूँ कि जब से आपने बताया है कि लाइट ऐसी ऐसी समस्या है, तो उस पर ये कहना है कि सरकार कहती है कि अभी 24 घंटे लाइट हो गई, कहीं 18 घंटे लाइट है, तो वो चीज़ें कि टाइम बढ़ा है और कटना कम हुआ है, ये सारी चीज़ें। लाइट बढ़ी है, तो लाइट का जो मतलब बिल है वो भी तो बड़ा है। गांव में जो मतलब पहले लाइट देते थे तो गांव के अनुसार भी काफ़ी पर्याप्त थी, लेकिन अब गांव में जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डेवलप होने लगा है, लेकिन उसके अनुसार सरकार ने यह नियम निकाल दिया कि हर एक मतलब जो भी लाइट जलाएगा उसके लिए मतलब मीटर उटर की व्यवस्था कर दी है। और उन मीटर में अगर आज भी तुम जाके देखो, इतना इतना खर्चा, इतना इतना पैसा मतलब रीडिंग आई हुई है कि अगर शहर के अकॉर्डिंग तुम देखे जाओ तो सबसे ज़्यादा गाँव में मीटर में, पता नहीं यानी मीटर में खराब भी है या लाइट इतनी, क्योंकि पहले शहर से ज़्यादा भी लाइट खर्च नहीं करते गांव वाले। अगर गांव में देखे जाए, हमारा खुद का मीटर है, घर कम 900 रुपये का एक महीना का बिल आया था एक बार, और 36 कम से कम बना दो 6,500 रुपये का चार महीने का बिल आ गया था। और जबकि हमने आगे ऊपर शिकायत करी थी तो ना मीटर में गलती है या उसमें गलती है। मतलब गाँव में इस तरीके लाइट को देख रहे हो तो गाँव में तो धांधलीबाजी है इस तरीके से। और जय से अगर हम बात करते हैं, जय भी ये कह देता है कि सही करके लगवा लो, तो मतलब अगर हम लगवा के लेंगे सही करके तो जो पिछले हमारा जो बिल आ गया तो उसका क्या जाएगा, वो लाइट किस कहाँ गई हमारी, हमने थोड़ी यूज कर ली भाई। आज हमारा एक महीने का 200 रुपये का बिल है, तो पिछले महीने का हमारा 450 रुपये या 900 रुपये का बिल कहाँ से आ गया। इस बात का जवाब हम सरकार से मांग दें कि सर 900 रुपये का बिल कहाँ से आया, वो लाइट कहाँ गई। जब आज हमारा 200 रुपये का बिल आया है मीटर ठीक करवा के, तो वो लाइट कहाँ गई, या तो तुमने लाइट कहीं और भेजी है या मतलब हमारे साथ मतलब धोखाधड़ी हो रही है इस मामले में। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूर आदमी हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी खेती बाड़ी भी होती है? नहीं, खेती बाड़ी होती है पर मजदूर हम खेती में ही मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। कोई ऐसा मतलब आर्थिक वो साधन नहीं है जिससे हमारे जीवन बढ़चिरा चल सके। अच्छा, हाँ। मतलब आपके पिताजी इतनी मेहनत करके जब आपको इतना दूर भेजते हैं घर से, ठीक,
उसके बाद जब आपको लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक, तो उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि आपकी मानसिकता क्या होती है फिर कि क्या दबाव महसूस करते हैं आप उस चीज़ों को लेके? दबाव तो ऐसा है, अब तो कम से कम पहले हम 15-20 दिन में अपने गांव में चले जाते थे, लेकिन अब तो महीने महीने हम अपने गांव में नहीं जाते, क्योंकि गांव वाले भी मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि लड़का काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है। अब मान लिया हम 1 साल से या 2 साल से हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की अगर ग्रुप डी की हम बात करें तो सन 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी और 250-250 फीस रखी थी, और उसमें कम से कम 4.5 करोड़ फार्म भर गए थे ग्रुप डी की भर्ती के लिए। आंकड़े का ध्यान नहीं, यानी कि 70,000 यानी 1 लाख या ना 1.5 लाख 1.25 लाख के समथिंग वैकेंसी निकली थी। अब 4 करोड़ विद्यार्थी के अनुसार तो आंकड़े लगा सकते हैं कि 250 रुपए के कितने एग्जाम मतलब पैसे बैठेंगे। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने बच्चों से 250 रुपए इस वैकेंसी के लिए ले रखे हैं, क्या उनके पास अभी तक ये सुविधा नहीं हुई, मतलब बच्चों से पैसे भी लेके ये सुविधा नहीं होगी हम बच्चों का एग्जाम करा दे या इस वैकेंसी को पूरी करा दे। 3 साल हो गए, एक वैकेंसी में 3 साल लग रहा है। अगर मान लिया तो 3 साल तक बच्चा, अगर गरीब घर का बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो घर वाले 3 साल तक कहाँ से कहाँ करेंगे। मान लिया 1 साल की छूट दे सकते हैं घर वाले, फिर मान लिया कोई ऐसा नहीं कि बालक है या बच्चों को छूट देते हैं, सब बड़े हैं तो घर की जिम्मेदारी भी सिर पे आ जाती है, घर वाले शादी वादी के बारे में सोचते हैं। अब मान लिया शादी भी अगर कर रहे हैं तो फिर भी किस बेस पे करें, यानी कि मजदूर आदमी के बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे, वैकेंसी नहीं मिलेगी तो मतलब बच्चे भर्ती नहीं होंगे। वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए। वैकेंसी निकलनी चाहिए। पहली बार तो जो वैकेंसी पुरानी रुकी हुई है वे पूरी होनी चाहिए। सन 2016 का क्या नाम जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर एग्जाम था, उसका 2019 में स्किलिंग टेस्ट हुआ। एसएससी प्लस 2 के 2014 के 2018-19 में वैकेंसी पूरी हो रही। अब 4-4 5-5 साल के लिए एक लड़का किसी का अगर नंबर आ गया तो वो मतलब उसी बेस पे रुका रहे कि हमारी वैकेंसी मतलब जाने कब पूरी होए और कब हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, कब हम अपने रोजगार को करें, कब हमारे घर वालों को मतलब हमारा सहारा मिले। अब या तो हम मान लें जब वैकेंसी पूरी नहीं होने की, नंबर आने के बावजूद भी वैकेंसी पूरी नहीं होने की, तो जाहिर सी बात है हम मजदूरी करेंगे और कुछ तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। कंपटीशन क्या है, कोई पढ़ाई की है, पढ़ाई से रिलेटिव अगर हम करते हैं, मान लिया हम टीचर है टीचिंग तरीके करते हैं तो प्राइवेट में 2-3 हज़ार या 2,500 या 3,000 रुपये। अब इतने में दिनचर्या तो हमारी चलने वाली नहीं है। तो ये आपके ऊपर ऐसा दबाव बना हुआ है, लेकिन आप वैकेंसी के न निकलने की वजह से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं मजबूरन। जी मजबूर हैं, हम पूरी तरीके से मजबूर हैं। क्या सहमत है आप इनसे? हाँ, मैं सर पक्का सहमत हूँ। देखिए, मैं अगर शिक्षा विभाग की बात करूँ तो मैं एक खुद बीटीसी का छात्र हूँ, 2017 बैच का, डीएलएड किया हुआ हूँ। हमारे यहाँ लखनऊ में माननीय योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में लेटर भी पत्र भी भेजा गया है कि प्राइमरी अध्यापक की भर्ती निकालिए, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। और माननीय जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं माननीय सतीश द्विवेदी जी, तो उन्होंने भी वादा किया था कि हम सरकार जाते समय यानी 2021 के लास्ट में शिक्षा विभाग की भर्ती निकालेंगे, लेकिन सब वादे झूठ साबित हुए हैं उनके। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो डीएलएड के साथी हैं, वो लखनऊ में और प्रयागराज में बराबर धरना भी दे रहे हैं। उनकी पिटाई भी की जा रही है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी इस सरकार पे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं इस सरकार से पूर्णतः सहमत हूँ। ये भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी सरकार है और मैं चाहता हूँ कि अगली सरकार विद्यार्थियों के लिए आए, युवाओं के लिए कुछ साधन लेकर आए, उन्हें रोजगार दे। तो मैं गुजारिश करूँगा सभी अपने युवाओं से, साथियों से कि वे अच्छी सरकार चुने और अपने आने वाले भविष्य का अच्छा साथ दें। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आप कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? मतलब यहीं पे नहीं, कब से आपने तैयारी करना चालू की? देखिए, मैं 2015 से कंपटीशन लाइन में जुड़ा हुआ हूँ और 2015 में मेरिट जो पुलिस विभाग की भर्ती आई थी कांस्टेबल की, तो उसमें मैं हाइट में रिजेक्ट हो गया था। तो हाइट वाले जिनके पास हाइट पूर्णतः सही थे, मतलब हाइट सही है, तो वे तो लड़के पुलिस विभाग में नौकरी पा रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो लड़के हाइट में अंडर हाइट हैं उनका क्या होगा? परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, जिनकी जो कम हाइट वाले हैं उनकी परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो वे जाए तो जाए कहाँ? तो मैं इन सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सभी जो अंडर हाइट वाले लड़के हैं उनके बारे में सोचें। वे भी एक यूपी सरकार में रहने वाले हैं, उन्हें रोजगार दें। अच्छा, जैसे मैं बात करूँ, आप बता रहे हो 2015 से आप रहते हो, ठीक? तो 2015 से 1-2 साल की बात छोड़ दे तो 16 या 17 के बाद आपके ऊपर क्या घर से दबाव बनना चालू हुआ कि अब नौकरी चाहिए, ठीक? और आपका यहाँ पे दबाव बनाना चालू हुआ कि नहीं सरकार वैकेंसी निकाले तब, ठीक?
तो आपने सरकार पे दबाव बनाया होगा। क्या उसके बाद भी ऐसा लगा जैसे सरकार दावा करती है, अपने आंकड़े बताती है कितनी सरकारी नौकरियां दी, फिर भी बच्चे, अब जब हम धरातल पे आते हैं तो आप जैसे लोग जब हमें मिलते हैं तो बताते हैं वो हकीकत, ठीक? तो क्या लगता है आपको फिर ऐसे में कि आप वो कैसा महसूस करते हैं जब वो दबाव होता है, एक मानसिकता बन जाती है, फिर आप तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद धरने प्रदर्शन जैसा आप बता रहे हैं, ठीक, तो वो मानसिकता कैसी रहती है, कैसा जीते आप अपना जीवन, कैसे जीते? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा जो दबाव होता है हमारा अपने ही घर का होता है। जब बच्चा युवा बन जाता है और बड़ा हो जाता है तो अपने परिवार का साथ देने लगता है, बाप का हाथ पटाने लगता है। तो हम गरीब फैमिली से आते हैं, इतना पापा जो है अपनी पूरी कमाई हम पे नहीं लगा सकते, उनका भी एक परिवार है, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता घर से पैसे ज़्यादा लेना। तो इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्टलों में आकर रहते हैं और थोड़ा बहुत रह के अपनी आर्थिक समस्या को थोड़ा बहुत झींगे तिंगे से हम सुलझा लेते हैं। तो हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे गांव वाले हैं, ये कहते हैं कि लड़के नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, नौकरियां तो बहुत निकल रही हैं, लेकिन कहाँ से जाएं बताइए आप, कहाँ से जाएं? लड़के नौकरियां कहाँ निकल रही हैं? इतनी नौकरियां नहीं निकल रही हैं जिससे हम नौकरियां ले सकें। सब नौकरियां पोस्टपोन्ड हो रही हैं, लड़का मेहनत करते करते थक रहा है और जब उसकी उम्र निकल जाएगी तो कहाँ से करेगा, फिर वो आर्थिक समस्या से जूझने लगता है। तो मेरा यही कहना है कि गरीब घर वाले के लिए या गरीबों के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं पूछूं आप लोगों से कि सरकार जब विज्ञापन निकालती है और न्यूज़पेपरों या न्यूज़ चैनलों में या बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में जब आप देखते हैं विज्ञापन, उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं कि इतने ज़्यादा विज्ञापन निकल गए, ठीक, और आपकी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि सरकार अच्छा कर रही है, वो अपने काम गिनाती है विज्ञापन के जरिए, जबकि धरातल पे आते हैं तो आप लोग बताते हैं कि नहीं है, तो क्या लगता है उसमें? बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जिस पर कोई विश्वास नहीं करा जा सकता सबसे पहले तो, क्योंकि देखा जाना तो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा अगर नाश किसी ने करा है तो बीजेपी सरकार ने करा है। क्योंकि अभी ऐसी बेइज्जती मारी है ना इन्होंने, डीओ की पोस्ट निकाल के पंचायती विभाग में ग्राम प्रधान जो होता है उसका सेवक, उसमें 200 रुपये पर डे रहेंगे। एक अगर कोई उसमें लगता है 6,000 रुपये पर मंथ। एक इंटर करा हुआ लड़का 10th करेगा 12th करेगा, रात दिन पढ़ेगा, उसके मम्मी पापा उसे पढ़ाएंगे, फीस के पैसे देंगे, ट्यूशन की फीस देंगे। अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये एक साल के लगा तब जाकर 12,000 रुपये बैठे। लेकिन उन्होंने स्टूडेंट की ऐसी बेइज्जती मारी है ना कि 6,000 रुपये पर मंथ जो है ये देगा, जो है पता ना ऐसा कर दिया कि बस जैसे लालच दे रहे हो किसी चीज़ का कि हाँ हम दे रहे हैं, सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिस समय ये कह सके, मतलब हमारे माँ बाप को हम पे भी लगा कि हाँ इन्होंने हमारे लिए अभी कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। इंटर करके लड़का ये सोचता है कि मैं जितना जल्दी हूँ ऐसा कुछ करूँ जिसके मतलब मेरे ये है कि लड़का अगर जवान हो जाए तो बाप के कंधे मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी अभी तक तो फील नहीं हुआ कि हम ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि हमारा सब फील नहीं हुआ। जब फिर उसके बाद आप जब देखते हैं सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर देखते हैं, सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी बात पूरी हो जाने दो। क्योंकि अभी जो है हमारा मेन मुद्दा है स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं, हमारा सबसे मेन है कि पढ़ाई। हम पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी, जब आओगी तो मिलेगी, निकली तो पूरी नहीं हो रही। तो हम ऐसा स्ट्रेस हो रहा है ना कि ज़िंदगी रुकी हुई सी लग रही है। जैसे 5 साल ये गए हैं ना, अगर 5 साल और आगे के चले गए ऐसे ही, तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा कि हमारी तो एज तो निकल ही जाएगी। उससे हम ना तो हम घर को कुछ दिलासा दे सकते कि हम अब कुछ करेंगे, अरे अब तक नहीं हम पर कुछ हुआ तो अब क्या कर लेंगे 5 साल में। एज पूरी जहाँ हुई फिर तो 35 साल का हो गया, ले भाई अब फॉर्म नहीं भर सकता तू, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है स्टूडेंट का। तो बस ये समझो कि इससे ज़्यादा बुरा देखा नहीं है मैंने। अखिलेश सरकार देखी है अपनी होशो हवास में, और बीजेपी सरकार देख ली। मायावती के सरकार में मैं लगभग छोटा ही था, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन यह है कि इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो अखिलेश की सरकार ठीक ठाक थी, उसने वैकेंसी निकाल ली थी और जॉब भी मिली थी। हर 6 मंथ में रिजल्ट आता रहा है, तो हमें ये हो कि चल हम फेल हो गए, लेकिन हम फेल हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अब की बार हम सक्सेस लाएंगे, रिजल्ट अच्छा होगा हमारा। यहाँ रिजल्ट देखे कितने दिन हो जा ना, ग्रुप डी का रिजल्ट, अरे बस बुरा हाल हो रहा है पढ़ाई का। तो बहुत बुरा, मतलब स्टूडेंट की तो रेड मार के रख दी इन्होंने, ऐसा कर रखा है। सबसे ज़्यादा युवा की अगर बात करें, युवा स्टूडेंट की, तो यूपी में सबसे ज़्यादा युवा स्टूडेंट है। कम से कम अगर युवा की बात करें तो 60% युवा स्टूडेंट है पढ़ने वाले,
और वैकेंसी कितनी निकालते हैं? वैकेंसी 40,000 का मान ली, कांस्टेबल की बात करें तो 40,000, ग्रुप डी की बात करें तो 69,000। अब उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, अगर तुम एक घर से भी अगर अंदाजा लगाओ, एक जिले की भी एक जिले के बराबर भी वैकेंसी नहीं निकलती है, और उसमें भी इतनी हाई क्वालिफिकेशन मांगते, 10th मांगते, कोई वैकेंसी मेरिट पर कर देते हैं। अगर मेरिट वाली होगी तो दूसरी सरकार आएगी तो उसको अच्छी नहीं लगी तो वो उसको पोस्टपोन करेगी। अभी शायद हाल ही में एक वैकेंसी पीछे सन 2015 की मेरा ध्यान है, एक एसआई की वैकेंसी हुई थी, उसमें कम से कम 8-8 महीने की ट्रेनिंग चल चुकी थी उनकी, और वो वहाँ से ही लौट के आए थे। वो मेरिट बेस पे भर्ती थे शायद, और वे वहाँ से ही लौट के आए थे। अब ये पीछे टीचर की भर्ती हुई ना, इस पर भी काफ़ी केस चला है, कम से कम भी ना 4-5 साल में वैकेंसी पूरी हुई है। 2016 में केस डला था, कुछ शिक्षा मित्र हटाए थे इन्होंने, मतलब जो इंटर बेस पे रखे गए थे उनके लिए आज तक पता नहीं कोई प्रावधान किया नहीं किया। अब या तो तुम पहले उन्हें रखते नहीं, जो सुविधा तुम्हारी ये है, मतलब शिक्षा से रिलेटिव पहले क्वालिफिकेशन रखते, अब तुम उन्हें आगे हटा रहे हो। इस उम्र में है, उनके बच्चे छोटे छोटे होंगे बहुत से, ये नहीं कि सबके बच्चे जवान हो गए या सबके बच्चे नौकरी पर लग गए होंगे। अब उन्हें 12,000 रुपये या 14,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें क्या होगा? जब पहले मतलब उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति इतनी सुधारी तो नहीं होने की, तो जाहिर सी बात है ये तो बेरोजगारी है ना एक तरीके से। भाई जो बच्चे सर्विस पे चले गए थे या जो आदमी चले गए थे, तो अब ये घर बैठे हैं, 12,000 में क्या उनके रोजगार चल लिया? तो अब ये बेरोजगारी फैल रही है इससे। और 40-50 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह कर दी, आप 12,000 तुम कर रहे हो, तो एक तरीके से बेरोजगारी है। नहीं क्या कितनी भी वैकेंसी होगी इसका हमें पता नहीं है, जाहिर सी बात है हज़ारों में वैकेंसी होगी तो हज़ारों पे आदमी मतलब एक तरीके से मतलब मजदूरी करेगा, या 10-12 हज़ार रुपये आदमी क्या कर लेगा? अब सहायक की निकाल ली, हमारा भाई ने बताया था कि सहायक की निकाली, जाहिर सी बात सहायक की निकाल ली। अब उसमें भी क्वालिफिकेशन इतनी रखी है कि सबसे जो मतलब मेन बंदा होगा गाँव का टॉपर, वही बंदा रखा जाएगा, तो फिर दूसरे कहाँ जाएंगे? एक वैकेंसी एक गाँव में। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये यहाँ के स्टूडेंट थे जो तैमूरपुर दीपा में रहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका हॉस्टल का नाम है, और ये अपनी बातें रख रहे थे। सरकार से काफ़ी खफा लग रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकली इनका मानना है, ना इनके जानकारी में किसी का सरकारी नौकरियों में कोई का सिलेक्शन हुआ है। तो वो सारे मुद्दे थे, इनकी बात सुनी आपने। चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। स्टूडेंट काफ़ी जो है लखनऊ में अपना धरना भी दे रहे हैं शिक्षक की भर्ती को लेकर। बहुत सारे मुद्दे ऐसे छात्रों के, वो सारी चीज़ें भी हम लाते रहेंगे। अभी आज हमने इनसे बात करी, और भी छात्रों के पास चलेंगे। आप देखते रहिए राजनीति लाइव, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। हम पूरे यूपी में जाएंगे, हर एक विधानसभा, हर एक जिले से आपको तस्वीरें वहाँ की दिखाएंगे।